अब आपने बहुत कुछ एक्टिविटीज सब देखे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई बार थेरेपिस्ट आके उसी तरह से उसी प्रकार के एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटीज के जरिए क्लासरूम में आप वो एक्टिविटीज ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे? क्योंकि हमने बच्चों को पकड़ना सिखा दिया, बहुत प्रैक्टिस की, ये भी पकड़ा, ये सब, लेकिन जब खाना खाने की बारी आई, तो वो कहीं पे वो पकड़ उस हद तक यूज़ नहीं हो रही है, जिस लेवल पे बच्चा इंडिपेंडेंट कर पाए। तो हम यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से थेरेपी के वो जो थेरेपी में एक्टिविटीज हो रही है, वो आप क्लास में भी कैसे आसानी से कर पाए, वो हम आपको थोड़े वीडियोस के जरिए बताएंगे। तो हमारे वीडियोस लोकोमोटर, बैलेंस, फाइन मोटर, उसके रिलेटेड जो वीडियोस है आप देख लो, ये अवेलेबल भी है अपने इंटरनेट पे, ये वीडियो अवेलेबल है। विविध समस्याओं के कारण बच्चे को चलने में कठिनाई होती है, जैसे कि मांसपेशियों में कमजोरी, जोड़ों में तनाव, सेरिब्रल पाल्सी इत्यादि। इसलिए उनके चलने की क्षमता को विकसित करने के लिए मांसपेशियों और स्नायु को मजबूत करना बहुत जरूरी है। मांसपेशियां मजबूत होने के बाद हम उनके चलने की क्रिया को कैसे बारी बारी विकसित कर सकते हैं, ये समझेंगे। हम अभी कुछ प्रश्नों से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से लक्षणों द्वारा हमें बच्चे के चलने की कठिनाई का पता चल सकता है। कई बच्चों को बैठना, उठ के बैठना, खड़े रहना, चलना, सीढ़ी चढ़ना आदि गतिविधियां करने में कठिनाई होती है, या मांसपेशियों के कमजोरी के कारण ये क्रियाएं अपने आप करने में वे असमर्थ होते हैं। आगे आने वाले प्रश्नों के आधार से हम इस बारे में अधिक जानकारी लेंगे। क्या आपका बच्चा जमीन या कुर्सी पर शरीर का संतुलन बना के स्थिर रूप से बैठ सकता है? क्या आपका बच्चा जमीन या कुर्सी पर बैठी हुई स्थिति से बिना मदद के अपने आप खड़ा हो सकता है? क्या आपका बच्चा समतल जमीन पर बिना एक और झुके या बिना गिरे स्थिर रूप से खड़ा रह सकता है? क्या आपका बच्चा घर में या घर के बाहर चलते वक्त अक्सर गिर जाता है या अपना संतुलन नहीं रख पाता? क्या आपके बच्चे को अकेले सीढ़ियां चढ़ने उतरने में कठिनाई होती है? क्या आपके बच्चे को सड़क पे चलते वक्त गड्ढे, ऊंचा नीचा रास्ता या फुटपाथ पार करने में कठिनाई होती है? यदि इन सब प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो हमें डॉक्टर का परामर्श लेना जरूरी है। क्या बच्चे को बैठने, खड़े रहने, चलने की कठिनाई का अर्थ लोकोमोटर विकलांगता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब समझेंगे कि लोकोमोटर विकलांगता के कारण क्या है। हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों, नसों, रीढ़ की हड्डी का ठीक से गठित नहीं होना या फिर मस्तिष्क की चोट के कारण, शारीरिक विकास में देरी और सेरिब्रल पाल्सी, हड्डियों और जोड़ों की विकलांगता जैसे कि जोड़ों में कड़कपन या व्याधि, सर्जरी या फ्रैक्चर के बाद मांसपेशियों की कमजोरी। इन सब कारणों की वजह से बच्चों में अलग अलग परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि देरी से चलना, चलते वक्त घुटनों में मोड़ के या कमर झुका के चलना, चलने या खड़े रहने में असंतुलन होना या गिरना, चलने में कठिनाई या सहारे की आवश्यकता होना। अब जब आप बच्चों को प्रैक्टिस देने जाएंगे, तब ये कठिनाइयों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। कई बार ऐसा होगा कि ये कठिनाइयां जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि ये उसका नॉर्मल है, वो उसका तरीका है। इस कठिनाइयों के बावजूद आप किस तरह से उन्हें प्रैक्टिस दे रहेंगे, कि ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस देते रहेंगे तो ये कठिनाइयों से वो पूर्ण बाहर आ जाएंगे, नहीं है। पर प्रैक्टिस देने से मांसपेशियों में स्ट्रेंथ आएगी, मजबूती आएगी, वो वीक नहीं हो जाएंगे। हम दैनिक व्यायाम या प्रशिक्षण से पैरों और कमर के मांसपेशियों की ताकत और संतुलन बढ़ाकर विविध गतिविधियां जैसे बैठना,
खड़े रहना, चलना आदि में सुधार ला सकते हैं। ये गतिविधियां करने से पहले अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श करना बहुत ज़रूरी है। आओ अभी हम पैरों और कमर के मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए कुछ व्यायाम सीखते हैं। याद रखिए, ये व्यायाम आपकी निगरानी में होना ज़रूरी है। इसके आगे आप जो भी सारे व्यायाम देखने वाले हैं वो हर बच्चे के लिए, जैसे आपका इंडिविजुअल आईपी प्लान रहता है, वैसा ही थेरेपिस्ट के निगरानी में ये इस प्रकार के व्यायाम आपको बच्चों के साथ प्रैक्टिस करवाने हैं। यहाँ पे थेरेपिस्ट उस बच्चे का क्या एक्सरसाइज दी जानी चाहिए, किस तरीके से दी जानी चाहिए, वो बनाते हैं। वो खुद उनकी प्रैक्टिस लेते हैं, पर क्लास में आपको थेरेपिस्ट को कंसल्ट करके ये एक्सरसाइज करवानी है, क्योंकि आपको कितनी बार करवानी है, कितने रेजिस्टेंस से, कितने प्रेशर से करवानी है, वो आपको थेरेपिस्ट बता पाएंगे। बच्चे को पीठ के ऊपर लेटना है। एक पैर घुटने में मोड़ लेना है और दूसरा पैर घुटने से सीधे रखते हुए हवा में ऊपर उठाना है। 5 गिनने तक पैर हवा में उठाए रखना है। ये व्यायाम दोनों पैरों के साथ 10 बार दोहराना है। अगर बच्चा ये खुद नहीं कर सकता है तो आप उसका पैर उठा के उसकी सहायता कर सकते हैं। बच्चे को पीठ के ऊपर लेटना है। घुटने के नीचे तकिया या तौलिए का रोल रख के बच्चे के घुटने के नीचे का पैर का भाग ऊपर उठाना है। इससे घुटने के स्नायु मजबूत होते हैं। 5 गिनने तक पैर हवा में उठाए रखना है। ये व्यायाम दोनों पैरों के साथ 10 बार दोहराना है। अगर बच्चा ये खुद नहीं कर सकता है तो आप उसका पैर उठा के उसकी सहायता कर सकते हैं। बच्चे को पीठ के ऊपर लेटना है। दोनों पैर मोड़ने हैं। हाथ सीधे बाजू में रख के बच्चे को कमर का भाग ऊपर उठाना है। इस व्यायाम से पीठ के स्नायु मजबूत होने में मदद होती है। 5 गिनने तक पैर हवा में उठाए रखना है। ये व्यायाम दोनों पैरों के साथ 10 बार दोहराना है। अगर बच्चा ये खुद नहीं कर सकता है तो आप उसका पैर उठा के उसकी सहायता कर सकते हैं। याद रखिए, ये एक्टिविटीज़ या गतिविधियां करने से पहले अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श करना ज़रूरी है। इस व्यायाम से बहुत बार, जैसे आपने ड्रेसिंग, टॉयलेट एक्टिविटीज़ आगे जो हम देखेंगे, उसमें कमर का मजबूत होना ज़रूरी है। तो थेरेपिस्ट आपको उस बच्चे को किस किस हद तक बच्चा कमर ऊपर उठा पाता है, वो थेरेपिस्ट आपको बताएंगे और आपको उस तरह से क्लास में करवानी है। और यही रूप से थेरेपिस्ट पेरेंट्स को भी ट्रेन करते हैं, ताकि टीचर्स और पेरेंट्स दोनों प्रैक्टिस बच्चे से करवा सके। बच्चे को एक करवट पे लेट के ऊपरी पैर हवा में उठाना है। इस व्यायाम से पैरों के स्नायु मजबूत होते हैं। 5 गिनने तक पैर हवा में उठाए रखना है। ये व्यायाम दोनों पैरों के साथ 10 बार दोहराना है। अगर बच्चा ये खुद नहीं कर सकता है तो आप उसका पैर उठा के उसकी सहायता कर सकते हैं। बच्चे को पेट के ऊपर लेट के पैर सीधे कमर से ऊपर उठाना है। आसानी के लिए बच्चे के पेट के नीचे आप तकिया रख सकते हैं। इस व्यायाम से पैरों के पिछले हिस्से और कमर के स्नायु मजबूत होते हैं। 5 गिनने तक पैर हवा में उठाए रखना है। ये व्यायाम दोनों पैरों के साथ 10 बार दोहराना है। अगर बच्चा ये खुद नहीं कर सकता है तो आप उसका पैर उठा के उसकी सहायता कर सकते हैं। बच्चे को दोनों घुटनों के ऊपर खड़े रहना है। आप उसे कमर से पकड़ के या आगे मेज रख के सहारा दे सकते हैं। बच्चे को इस स्थिति में खड़ा रख के खिलौने पकड़ना या गेंद फेंकना आदि गतिविधियां करवा सकते हैं। इससे पेट और पीठ के स्नायु मजबूत होते हैं। अब जैसे आपने ये व्यायाम देखा घुटनों पे खड़े रहने का, आप आपके एक्टिविटीज इसमें उसके साथ संलग्न कर सकते हैं, ताकि बच्चे की जो घुटनों के ऊपर खड़े रहने की क्षमता है वो आप बढ़ा पाएंगे। आगे चल के यही व्यायाम और यही मसल के स्ट्रेंथ बच्चों को दूसरे कार्यों में काम करने के लिए मदद होंगे।
यहाँ पे हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि जो एक्टिविटीज हम क्लास में प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो एडीएल में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो रही है। हमने बच्चे के पैरों में स्ट्रेंथ बढ़ा दी, हाथों में स्ट्रेंथ बढ़ा दी, लेकिन उससे वो टॉयलेट में इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ड्रेसिंग में इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो वो बड़े सहज रूप से नहीं हो पा रहा है। हमें फिर भी टॉयलेट, ड्रेसिंग, उसके रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो तो आपको करवानी पड़ेगी, पर इन वजहों से बच्चों के मसल्स स्ट्रांग हो रहे हैं। है बच्चे को एक घुटना मोड़ के दूसरे पैर को जमीन पे रख के खड़े होना है। आप उसे हाथों से पकड़ के या आगे मेज रख के सहारा दे सकते हैं। बच्चे को इस स्थिति में खड़ा रख के खिलौने पकड़ना, गेंद फेंकना, मेज पे रखी हुई कागज पर कलर करना आदि गतिविधियां करवा सकते हैं। इससे पैर, पेट और पीठ के स्नायु मजबूत होते हैं। ये व्यायाम दोनों पैरों के साथ 10 बार दोहराना है। आपका डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएगा कि आपका बच्चा ये गतिविधियां करने के लिए तैयार है या नहीं। बच्चे को आगे रखे हुए कुर्सी का सहारा लेके खड़े रहना है। पैर को सीधे रखते हुए उसे पीछे उठाना है। इस व्यायाम से पैरों के पिछले हिस्से और कमर के स्नायु मजबूत होते हैं। बच्चे को पीठ के ऊपर लेट के दोनों पैरों को घुटने से मोड़ के जमीन पे रखना है। बच्चे को कमर के ऊपरी शरीर को उठाना है। इस व्यायाम से पेट के स्नायु मजबूत होते हैं। बच्चे को पेट के ऊपर लेट के हाथ के सहारे से कमर के ऊपर का शरीर उठाना है। इस व्यायाम से पीठ के स्नायु मजबूत होते हैं। बच्चे को कुर्सी पर बैठी हुई स्थिति से खड़े होना है और फिर से बैठना है। आप आगे खड़े रह के बच्चे का हाथ पकड़ के उसे सहारा दे सकते हैं। इससे कमर और पैरों के स्नायु मजबूत होते हैं। जैसे ये व्यायाम में आप दिख रहे हैं कि जब बच्चे को हम पैंट पहनाना सिखा रहे हैं, तो इस प्रकार के व्यायाम उन्हें एडीएल में कहीं तो किस प्रकार से बच्चा इंडिपेंडेंट की ओर जा सके, वहां पे आपको मदद होगा। सो आपके एक्टिविटी और व्यायाम उसमें संलग्नता हम कैसे ला सकतो, हा व्हिडिओ आम्ही पेरेंट्ससाठी बनवला होता, पेरेंट्स सोबत शेअर करायला की ते घरच्या घरी काय करू शकतात। त्यामुळे तुम्ही हे क्लासरूममध्ये घेऊच शकता। 2-3 गोष्टी फक्त आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत। कधी कधी आपल्याकडे अशी मुलं असतात ज्यांचे स्नायू आपल्या हाताला खूप सॉफ्ट लागतात, जास्त लवचिक असतात गरजेपेक्षा। कॉमनली आपल्याला हे डाऊन सिंड्रोममध्ये दिसतं की मुलं गरजेपेक्षा जास्त लवचिकता असते त्यांच्या जॉईंट्समध्ये। कधी कधी सेरेब्रल पॉल्सीच्या मुलांमध्ये असं दिसतं की त्यांच्या स्नायूंमध्ये कडकपणा असतो। सो व्यायाम करताना ह्या दोन्ही बाबी लक्षात ठेवायच्या आहेत। कुठलाही व्यायाम करताना मूल रडलं नाही पाहिजे, त्याला जबरदस्ती आपण करायची नाहीये, त्याच्या स्नायूंची ताकद वापरून व्यायाम झाला पाहिजे। एक सरळ सोपी गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे, मुलाकडनं व्यायाम करून घेताना जास्त ताकद मी लावतेय का मूल? जर मी लावत असले तर माझी ताकद वाढणार, जर मूल लावत असेल तर मुलाची ताकद लागणार। मग त्यांनी थोडक्यात केला तरीही चालेल, पण मुलांनी आपल्या स्नायूंमध्ये असलेली ताकद ही वापरली गेली पाहिजे, हे आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे। कुठलाही व्यायाम करताना ओढा ताणी, कुठल्याही प्रकारची जोर जबरदस्ती ही नाही झाली पाहिजे। सहज सोप्या पद्धतीने आपल्याला करायचं आहे आणि आपण म्हटलं तसं की रडारड नाही झाली पाहिजे। कधी कधी जर कडक स्नायू असले आणि त्यांना आपण गरजेपेक्षा जास्त जोर लावला आणि स्ट्रेच केलं तर ते दुखू शकतं। काही काही मुलांमध्ये डिफॉर्मिटी असते की ज्या स्नायूं किंवा जॉइंट्स पर्यंत जोड़ों तक वो प्रॉब्लम जा सकता है। तर आपल्याला कुठल्याही पद्धतीने ह्या 2-3 छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत। जिथे जिथे मुलाला थेरपी अवेलेबल आहे, मुलाला पालक थेरपीकडे घेऊन जात आहेत, तिथे प्लीज थेरपिस्टला सांगा की क्लासरूममध्ये आम्ही काय सेफली घेऊ शकतो हे आम्हाला लिहून कळवा, जेणेकरून तुम्हाला मुलांबरोबर क्लासरूममध्ये काम करताना किंवा ग्रॉस मोटरच्या ऍक्टिव्हिटीज घेताना तुम्हाला सहजरित्या त्या घेता आल्या पाहिजे। ठीक आहे,
आणि हे व्हिडिओज रेग्युलरली आपल्या यूट्यूब चॅनलवर अवेलेबल आहेत. तुम्ही कधीही जाऊन तिथे पाहू शकता, तुम्ही रेफर करू शकता. बरीच मुलं आपल्याकडे पट्टे जे स्प्लिंट आपण म्हणतो, स्प्लिंट्स पण घालतात. ऑर्थोसिस आपण म्हणतो त्याला. तर पट्टे घालून व्यायाम कसा करायचा, किती वेळ पट्टा घालायचा, पट्टा कधी काढायचा, त्याचं अख्खं एक शेड्यूल असतं. तर ते तुम्ही तुमच्या थेरपिस्ट च्या बरोबर डिस्कस करून घ्या. आणि त्यावेळेला जर तुम्हाला पालकांनी पण काही सांगितलं आणि थेरपिस्ट बाहेर आहे तरी सुद्धा व्यायाम करताना ती गोष्ट एक लक्षात घ्या थोडी. आता आपण पुढचा एक व्हिडिओ बघणार आहे. आता तुम्ही हे व्यायाम बघितले. आमच्याकडे थेरपिस्ट आणि टीचर दोन्ही अवेलेबल आहे. त्यामुळे टीचरांनी आता त्यांच्या वर्गामध्ये या सगळ्याचा वापर करून कशा प्रकारे क्लासमध्ये ॲक्टिव्हिटी घेऊ शकणार ते आमच्या टीचरांनी स्वतः व्हिडिओ बनवलेले आहेत. नमस्कार, मैं कविता हैरिस चिलेन, विशेष शिक्षिका मतिमंद विभाग। मैं आज आपसे ग्रॉस मोटर स्किल यानी सरल कारक कौशल्य के बारे में बोलना चाहूँगी। सरल कारक कौशल्य यानी चलना, फिरना, बैठना, उठना ऐसी क्रिया है। इसके तहत आने वाला बैलेंसिंग यानी अपना शरीर का समतोल और समन्वय रखकर क्रियाएं करना, इसके बारे में आज मैं आपसे बोलना चाहूँगी। बैलेंसिंग यानी जैसे कि हम ट्रेन में या बस में, चालू बस में ट्रैवल करते हैं तो उस गतिविधियों में अपना शरीर का समतोल रखकर एक्टिविटीज़ करते हैं। यह बैलेंसिंग क्रिया अपने दिव्यांग बच्चों में डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है कि जिससे वो अपने रोज़मर्रा के जो शैली है, जो क्रिया है वो आसानी से और सावधानी से करें। तो मैं आज आपको इस बैलेंसिंग के बारे आने वाली छोटी सी फन एक्टिविटीज़ बताना चाहूँगी। यह सब एक्टिविटीज़ करने से अपने बच्चों में मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ता है, पोस्चर कंट्रोल आता है, बच्चे अटेंशन एंड कंसंट्रेशन करना सीखते हैं। यह सब एक्टिविटीज़ हम अपने घर में जो योगा मैट है, दुपट्टा, जो पिलोज रहते हैं उससे ले सकते हैं, घर के बॉटल्स और नहीं तो डब्बा उसका उपयोग करके भी हम सब यह एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ आसानी से कर सकते हैं। आशा है आप सभी को यह सब एक्टिविटीज़ बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।
तर आता तुम्ही याच्यामध्ये पाहिलं की आपण क्लासमध्ये असलेल्या वस्तूंचा वापर करूनच मुलांना वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांनी जो व्यायाम केलेला आहे त्या व्यायामाचा उपयोग फंक्शनल ॲक्टिव्हिटीज तुम्ही जसं पाहिलं असेल की आधी मुलाला मात्र ते रश्शी जी रश्शी आहे त्याच्यावरून ओलांडायला सांगितलं, मग त्याच्यामध्ये त्यांनी वस्तू घेऊन जा, वस्तू पकडून जा, मग वस्तू वेगवेगळ्या हाईटवर ठेवल्या, बरोबर. तर अशा प्रकारे व्यायाम आणि व्यायामाचं फंक्शनल ॲक्टिव्हिटीमध्ये ट्रान्सफर हे खूप गरजेचं आहे. त्याशिवाय आपण पुढे त्यांना स्वतंत्र शिकवायला आपल्याला अवघड जाईल. नेक्स्ट, आता आपण इथे फाईन मोटरबद्दल शिकणार आहोत की फाईन मोटरच्या ॲक्टिव्हिटी कशा प्रकारे आपल्या ADLमध्ये ट्रान्सफर होणार आहे पुढे. तर आपण आता हे थोडक्यात आपण हे फाईन मोटर बघून घेऊया. चम्मच का उपयोग करके छोटी वस्तुओं को जैसे कि छोटे प्लास्टिक बॉल, नींबू, राजमा, मार्बल्स, पीबल इत्यादि वस्तुओं को स्थानांतरित करना। इससे बच्चे की आँख के हाथ का समन्वय और छोटी मांसपेशियों का नियंत्रण बेहतर होता है। कागज को मसल के गोले बनाना, इससे आपके बच्चे की हथेली में उंगलियों को घुमाने की क्षमता में सुधार होगा, जो हाथ की छोटी छोटी मांसपेशियों में ताकत बढ़ाएगा। कागज के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उसे कोलाज बनाना, यह गतिविधि हाथ में छोटी मांसपेशियों की शक्ति में सुधार करती है, जो कि चुटकी पकड़ के लिए महत्वपूर्ण है। गुल्लक में सिक्के डालना, यह चुटकी पकड़ का उपयोग करके छोटी वस्तुओं को रखने की बच्चे की क्षमता में सुधार लाता है। जार या बोतल के ढक्कन को खोलना या लगाना, यह आपके बच्चे की कलाइयों को मरोड़ना सिखाता है, जिससे लेखन कार्य में सुविधा होती है। तो ये पूरा वीडियो अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप फुल डिटेल में भी इसे देख सकते हैं कि हाथों की ये पोजीशन है वो कैसी होगी, किस तरह से बच्चा करेगा, क्या प्रेशर लगाएगा, सब कुछ आप वीडियो में देख सकेंगे। अब ये जो चीज़ें हैं, हमारी सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हमने सिखाया, अब इसे हम फंक्शनल में कैसे ट्रांसलेट करें। जैसे अभी हमने कहा कि हमें बच्चे को ये सब पकड़ ये सिखा के टी शर्ट पहनाना है, आपने बैकवर्ड चेनिंग फॉरवर्ड चेनिंग ये सब सिखा रहेगा, राइट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बच्चा जो टी शर्ट पहन रहा है उस टी शर्ट में बैकवर्ड चेनिंग से हम किस तरह से जो बच्चे ने सीखा है उसे फंक्शनल में लागू करा पाए। एंटर। जैसे आपने कहा कि इसमें बच्चे का टी शर्ट पहनने का स्टेप्स है। लास्ट स्टेप इंडिपेंडेंट। बैकवर्ड चेनिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? लास्ट स्टेप इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे पहले 3 स्टेप में हम मदद करेंगे, लास्ट स्टेप बच्चा खुद करेगा। इसी तरह से एंटर एंड 3 1 मोर। जैसे इसी तरह से पहले देखा आपने एक स्टेप में मदद इंडिपेंडेंट किया, अब बच्चा ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप दोनों इंडिपेंडेंट करेगा, यानी हम पीछे वाले जो स्टेप्स है वो बच्चा इंडिपेंडेंट करेगा। इसे हम कहते हैं बैकवर्ड चेनिंग। पीछे से और धीरे धीरे करते हुए हम पहले स्टेप तक बच्चे को इंडिपेंडेंट ले जाएंगे। ये सब तब मुमकिन है जब बच्चे के स्नायुओं को पूरी तरह से व्यायाम मिला है,
प्रैक्टिस मिली है, कॉइन उठाना, मणि परोना, पेपर फाड़ना, ये सारे से बच्चे के पिंसर ग्रास्प को प्रैक्टिस मिली है। ब्रेन क्या कर रहा है, हमारा जो ब्रेन होता है वो इस सारे प्रैक्टिस को स्टोर करता है, और ये स्टोर आपको बच्चे को एडीएल में कब यूज करना है ये ब्रेन तुरंत तय करता है। हमारे बच्चों का हमें ये जो स्टोरेज है ना वो बढ़ाना है, और इसलिए हम उन्हें क्लास में प्रैक्टिस करवाते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चों के ब्रेन में वो सर्किट तैयार होती है, पकड़ने की सर्किट, ट्रांसफर करने की सर्किट, ये सारी सर्किट जो आप तैयार कर रहे हैं वो आपका बैंक बैलेंस बन रहा है, बराबर। अब आपके बैंक बैलेंस में पैसे होंगे तब आप यूज करोगे ना। मेरे बैंक बैलेंस में जब मेरे मोटर एक्टिविटी सारी स्टोर है, चलना कैसे है, पैर कैसे उठाना है, हाथ कैसे उठाना है, सब स्टोर है। अब मुझे उसका वापर एडीएल में करना है ताकि मैं ब्रश घिस सकूं, कपड़े पहन सकूं, और उसमें मुझे मेरी ये स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन लागू करनी है। जितनी स्टोरेज ज्यादा होगी उतना उसका एडीएल में परफॉर्मेंस ज्यादा होगा। तो हमारा रोल समझ में आ रहा है, हमें प्रैक्टिस क्यों करवानी है और उस प्रैक्टिस का ट्रांसफर कब होना है, और किस तरह से बच्चे एडीएल में वो ट्रांसफर करके अपने आप इंडिपेंडेंट कर सके। बैकवर्ड चेनिंग उसका ये माध्यम है, बच्चों का ये जो स्टोरेज है उसे इंडिपेंडेंट बनाने में। आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फायदेमंद लगी होगी। अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है तो कृपया अपने जोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए। धन्यवाद।